इस रात में अकेली ही घर में सोई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरे शौहर की नौकरी नाइट शिफ्ट हो गई थी। मैं अपने शौहर को याद कर रही थी। तभी मेरे सासर जी मेरे सामने आकर खड़े हो गए। मैं उन्हें देखकर चौंक पड़ी। सुहानी रात थी। चांद की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। कमरे में हल्का सा अंधेरा फैला हुआ था। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। देविया बिस्तर पर बैठी हुई थी। इसकी आंखों में नींद नहीं थी। बस एक अजीब सा ख्याल बार बार दिमाग में घूम रहा था। इसे अपने सासर की बातों का याद आ रहा था। तुम्हारा साथ पाकर में के बातों का याद आ रहा था। तुम्हारा साथ पाकर में एक बार फिर जिंदगी जीने लगा हूं। ये अल्फाज बार बार इसकी सोच में गूंज रहे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सिर्फ एक आम जज्बात का इजहार था या इसके पीछे कोई गहरी एहसास छपा हुआ था। वो जानती थी कि इसके सासर एक में इंसान थे, लेकिन उनका रवैया पिछले कुछ दिनों से कुछ बदला बदला सा लग रहा था। कभी अचानक इसकी तरफ देखना, कभी बगैर वजह पास आकर बैठना। फिर एक दिन जब वो अकेली थी, इसके सासर ने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, देविया, तुम मेरे जिंदगी की एक नई उम्मीद हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस जुमले का क्या मतलब था। समझ नहीं पा रही थी कि इस जुमले का क्या मतलब था। क्या ये सिर्फ एक सासर का अपनी बहू के लिए मोहब्बत का इजहार था, या इसके पीछे कोई और एहसास था। देविया के दिल में कई सवाल उठ रहे थे। वो जानती थी कि ये सूरत हाल बहुत नाजुक थी। एक तरफ वो अपने सासर का एहतराम करती थी, दूसरी तरफ वो अपने शौहर वकरम को बहुत प्यार करती थी, जो अभी कारोबार के सिलसिले में बाहर था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सूरत-हाल को कैसे संभाले। वो सोच रही थी कि अगर वो वकरम को ये सब बता दे गी तो वो क्या सोचेगा। इस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाई। बार बार इसकी आंखों में वही सवाल थे। इसे लगा कि शायद वो ज्यादा ही सोच रही है, लेकिन इसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। अगले दिन जब वो किचन में काम कर रही थी, उसके सासर आकर उसके पास खड़े हो गए और आहिस्ता से कहा, देविया, तुमने मेरे जिंदगी में फिर से रंग भर दिए हैं। देविया चौंक कर पीछे मुड़ी। इसने अपने सासर की आंखों में कुछ अजीब सा देखा। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन अल्फाज उसके होंठों पर आकर रख गए। देविया का दिल अब और भी ज्यादा बेचैन हो गया था। वो हर पल अपने सासर की बातों को याद कर रही थी, सोच रही थी कि आखिर ये सब क्या है। क्या वो अपने ही दिल में ज्यादा सोच रही है, या फिर उसके सासर की नजरों में वाकई कुछ ऐसा था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। वो चाहती थी कि किसी से बात करे, लेकिन वो जानती थी कि ये इतना आसान नहीं था। वो अपनी माँ से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके घरवाले उसे कभी नहीं समझ पाएंगे। अगले दिन सुबह जब वो नाश्ता बना रही थी, उसके सासर फिर से किचन में आ गए। उन्होंने कहा, देविया, तुम्हारे हाथों की बनी चाय पीने का दिल कर रहा है। देविया ने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, जी पापा, अभी लाती हूँ। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चाय बनाई और उनके सामने रख दी। जब वो जाने लगी तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, देविया, तुम्हें पता है, तुम्हारी मुस्कुराहट में एक अजीब सी कशिश है जो मुझे जीने की उम्मीद देती है। देविया का चेहरा सर्ख हो गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि उस पर कैसे रद्द अमल दे। वो कुछ पल खामोश रही, फिर आहिस्ता से कहा, पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसके सासर ने हल्के से हंसते हुए कहा, देविया, जिंदगी में कई बार हमें अपने से जुड़े जज्बात का एहसास देर से होता है।
और जब होता है तो हमें समझ आता है कि जिंदगी में कुछ रिश्ते वक्त से मावरा होते हैं। ये सुनकर देविया की धड़कनें तेज हो गईं। इसे लग रहा था कि इसके सासर सासर इसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसने खुद को संभालते हुए कहा, आप मेरी सासू माँ को बहुत याद करते हैं ना? पापा, आप मेरे हलाते हुए कहा। हाँ देविया। लेकिन अब तुम मेरे जिंदगी में वो खला। भर रही हो। देविया अब खुद को रोक नहीं पाई। इसने आहिस्ता से कहा, पापा, मैं आपकी बहुत है कि मैं अपने खानदान का ख्याल रखूं, लेकिन वो अपने खानदान का ख्याल रखूं, लेकिन वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाई। इसके सासर ने दरमियान में ही कहा, देव्या, मैं जानता हूं, लेकिन तुमसे बात करके दिल को बहुत सुकून मिलता है। देविया वहां से निकल आई। इसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे संभाले। इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद को कमरे में बंद करके बैठ गई। इसने सोचा कि वकरम को फोन करके सब कुछ बता दे, लेकिन फिर इसे लगा कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रही। इसकी शेयन आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि वो एक ऐसी उलझन में फंस गई है जहां कोई सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। वो सोच रही थी कि क्या करे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके सासर दरवाजे के बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा, देविया, क्या तुम मुझसे नाराज हो? देविया ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और कहा, नहीं पापा, बस थोड़ा परेशान हूं। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम बहुत समझदार हो देविया। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझ पाओगी। वो मड़ी और अपने कमरे में चली गई। वो सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। वो अपने जिंदगी में इस अजीब मोड़ पर खड़ी थी जहां इसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इसके दिल में एक तूफान था, लेकिन वो जानती थी कि इसे खुद को संभालना होगा। देविया अब पूरी तरह उलझन में थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सूरत-हाल से कैसे निपटे। इसने तय किया कि वो अपने सासर से दूरी बना लेगी, घर में रहते हुए। हर दिन हर पल इनसे सामना होता होता था। अगले दिन जब वो काम कर रही थी, इसके सासर ने इसे बुलाया। देविया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। देविया का दिल धड़कने लगा। वो चाहती थी कि ये सब खत्म हो जाए, लेकिन इसने खुद को संभाला और कहा, जी पापा, कहिए। इसके सासर ने आहिस्ता से कहा, देविया, मुझे लगता है कि तुम कुछ परेशान हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरे वजह से कोई परेशानी हो। देविया ने कहा, पापा, मैं ठीक हूं, आप मेरी फिक्र ना करें। लेकिन उसके सासर ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और बोले, देखो देविया, तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हारा सासर हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर सकते। देविया ने उनकी बात का जवाब देने की बलाज नहीं कर सकते जवाब देने की बजाय खुद को काम में मसरूफ कर लिया। लेकिन उसके सासर उसके करीब आ गए और आहिस्ता आवाज में कहा, देविया, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम मुझे गलत न समझो। मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहता हूं। देविया ने नजरें झका लें। इसके सासर ने कहा, देखो देविया, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जिंदगी बदले हो और मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। देविया ने इंदी एक ही उनकी बात सुनकर कहा, पापा, मैं आपकी बहू हूं और मेरा फर्ज है कि मैं अपने खानदान का ख्याल रखूं। लेकिन इसकी आवाज कांपने लगी। लेकिन हम दोनों के दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता जो इन हुदूद से आगे हो।
इसके सासर ने एक गहरी सांस ली और कहा, देविया, मुझे पता है कि ये आसान नहीं है, लेकिन मैंने अपने जिंदगी में बहुत अकेलापन सहा है, और अब जब तुम्हें पास हो मैं खुद को खुश महसूस करता हूँ। देविया की आंखों में आंसू आ गए। इसने सोचा कि वो वक्रम को सब कुछ बता देगी, लेकिन वो जानती थी कि कुछ बता देगी, लेकिन वो जानती थी कि ये इतना आसान नहीं था। अगर इसने वक्रम को बताया तो खानदान में एक बड़ा बोवाल खड़ा हो सकता है। देविया ने खुद को संभालते हुए कहा, पापा, मैं आपके जज्बात का एहतराम करती हूँ, लेकिन हमें कुछ हदूद का पाबंद रहना होगा ताकि खानदान में कोई गलतफहमी ना होगा। उसके सासर ने आहिस्ता से मुस्कराते हुए कहा, ठीक है देविया, मैं तुम्हारी बात मुस्कराते हुए कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गलत ना समझो। देविया ने सर हिलाया और वहां से चली गई। वो सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक वो अपने सासर से दूरी बनाए रखी, लेकिन उसके सासर ने उसे कई बार पास बुलाने की कोशिश की। वो हर बार कोई बहाना बनाकर टॉल देती थी। लेकिन एक दिन जब वो अपने कमरे में अकेली थी, उसके सासर उसके कमरे में आ गए। देविया चौंक गई। उसने कहा, पापा, आप यहाँ क्यों आए? उसके सासर ने कहा, देविया, मैं तुमसे एक आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। देविया ने कहा, पापा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन उसके सासर ने उसकी कलाई पकड़ ली और कहा, देविया, देविया, मेरी बात सुनो। लेकिन उसके सासर ने को छड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके सासर उसे और जोर से पकड़ लिया। देविया घबरा गई। उसने अपने सासर को धक्का दिया और भागकर बाहर चली गई। वो सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इसने फैसला किया कि अब वो और चिप नहीं रहेगी। वो वक्रम को सब कुछ बता देगी कि चाहे इसके बाद जो भी हो। वो फोन उठाकर वक्रम का नंबर मिलाने लगी, लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे। इसने खुद को परसकून करने की कोशिश की और फोन मिलाया। वक्रम ने फोन उठाया। हेलो देविया, सब ठीक है? देविया आवाज कांप रही थी। देविया की आवाज कांप रही थी। इसने कहा, वक्रम, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। वक्रम ने फिक्रमंदी से कहा, क्या हुआ देविया? देविया ने कहा, वक्रम, ये बात फोन पर नहीं हो सकती, तुम घर जल्दी आ सकते हो। वक्रम ने कहा, ठीक है, मैं ऑफिस से निकलता हूं, तुम फिक्र न करो। देविया ने फोन रखा और गहरी सांस ली। वो जानती थी कि अब ये एक नई शुरुआत होगी, एक ऐसा फैसला जो उसके पूरे जिंदगी को बदल सकता है। वक्रम के घर लौटने का इंतजार करते हुए देविया ने दिल ही दिल में खुद को तैयार किया। चाहे जो भी हो, अब वो सच्चाई का सामना करेगी। वो सोच रही थी कि क्या वक्रम उसकी बात समझेगा या फिर ये इंकिशाफ इनके रिश्ते में एक और तूफान खड़ा कर देगा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और इसी दौरान वक्रम की गाड़ी की हॉर्न की आवाज सुनाई दी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने दरवाजा खोला, देखा वक्रम तेजी से इसकी तरफ आ रहा था। वक्रम अंदर आया और देविया की घबराहट भरी आंखों को देखकर समझ गया कि मामला संगीन है। इसने कहा, देविया, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? देविया ने गहरी सांस ली और कहा, वक्रम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, ये बहुत जरूरी है। वक्रम ने इसकी बात सुनकर इसे तवज्जो से देखा। इसकी आंखों में फिक्र और प्यार दोनों थे। हाँ देविया, बताओ क्या बात है? देविया ने खुद को थोड़ा संभाला और बोली, वक्रम, पिछले कुछ वक्त से मैं बहुत परेशान हूं और इसका सबब तुम्हारे पापा हैं। वक्रम ने चौंक कर कहा, मेरे पापा? ऐसा क्या क्या उन्होंने?
देविया की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, वो मेरे साथ अजीब तरीके से पेश आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे डर लग रहा है। वकरम की आंखें सख्त हो गईं। इसने कहा, देविया साफ साफ बताओ, पापा ने क्या किया है? देविया ने खुद को संभाला और सब कुछ तफसील से बताया। वो रो पड़ी और बोली, मैं समझ नहीं पा रही थी कि करूं। तुम्हें ये सब कहना भी बहुत मुश्किल था। वकरम ने गुस्से भरे लहजे पे में कहा, ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया देविया? देविया ने कहा, मैं डर गई थी। मुझे लगा कि खानदान में कोई तनाज़ा ना खड़ा हो जाए। वकरम ने गहरी सांस ली। इसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। देविया, तुमने ठीक किया कि मुझे बताया। मैं उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अभी पापा से बात करता हूं। वो फौरन अपने पापा के कमरे की तरफ बढ़ा। देविया पीछे से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वकरम, रुक जाओ प्लीज, पर सुकून रहो। लेकिन वकरम का गुस्सा अब उरूज पर था। वो अपने पापा के कमरे में दाखिल हुआ और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। इसने कहा, पापा, मुझे आप से बात करनी है अभी। इसके पापा ने अटते हुए कहा, क्या हुआ बेटा? क्या? वकरम ने सख्त लहजे में कहा, आपने देविया के साथ जो किया वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इसके पापा ने थोड़ी घबराहट में कहा, वकरम, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। वकरम ने गुस्से में कहा, देविया झूठ नहीं बोल रही है। पापा, आपने इस बेआराम महसूस कराया और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसके पापा ने बचाव में कहा, वकरम, मैं सिर्फ इसे समझाना चाहता था। इसे अकेला महसूस हो रहा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वकरम ने गुस्से में कहा, यह सब कहना आसान है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप क्या कर रहे थे। अगर आपने फिर से ऐसा किया तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। उसके पापा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वकरम ने उन्हें रोकते हुए कहा, पापा, आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है, देविया से दूर रहें। देविया दरवाजे के पास खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। उसकी एक आंसू बह रहे थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक राहत भी थी कि वकरम ने उसका साथ दिया। उसने सोचा कि अब शायद चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन वो जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। वकरम अपने पापा के कमरे से बाहर आया। वकरम अपने पापा के कमरे से लगा लिया और देविया के पास आकर उसे गले से लगा लिया। देविया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ में अकेला छोड़ दिया। देविया ने उसके गले में कहा, नहीं वकरम, तुम्हारे साथ होने से मुझे अब कोई डर नहीं। वकरम ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं देविया, और अब हम दोनों मिलकर इस मसले का सामना करेंगे। देविया ने सर हिलाया। इसे महसूस हुआ कि प्यार और सच्चाई के बल पर वो दोनों किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक घर में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। वकरम के पापा का रवैया भी बदल चुका था। वो ज्यादातर वक्त अपने कमरे में बंद रहते और खानदान के किसी भी फर्द से बात नहीं करते थे। वकरम और देविया को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सूरत-हाल को कैसे संभालें। देविया ने कई बार कोशिश की कि वो वकरम के पापा से बात करे, लेकिन हर बार उन्होंने इसे टॉल दिया। एक दिन इसने हिम्मत जताई और उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। इसने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया और देखा कि वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में गहरा अदासी और अकेलापन साफ झलक रहा था। देविया ने आहिस्ता से कहा, पापा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उनके पापा ने बगैर उसकी तरफ देखे कहा, हाँ आ जाओ। देविया, हाँ आ जाओ। पापा ने आहिस्ता कदमों से अंदर जाकर कहा, पापा, मुझे आपसे बात करनी है। उनकी आंखें थकी हुई लग रही थीं।
उन्होंने कहा, कहो देविया। देविया ने अपनी आवाज को नरम रखते हुए कहा, पापा, मैं जानती हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश सिर्फ यही है कि इस घर का माहौल पहले जैसा खुशहाल हो जाए। उनके पापा ने थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, देविया, मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। मैं बस अकेला रहना चाहता हूं। मुझसे कोई बात मत करो। देविया ने हार न मानते हुए कहा, पापा, आप मुझसे या वकरम से नाराज होकर खुद को और हमें दुखी कर रहे हैं। मैं जानती हूं कि शायद मैंने आपको गलत समझा होगा, लेकिन हम सब खानदान हैं और हमें साथ रहना चाहिए। उनके पापा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मैंने कभी नहीं चाहा कि घर घर में इस तरह का तनाव हो, लेकिन मेरी भी कुछ जज्बात हैं जिन्हें शायद कोई नहीं समझता। देविया ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, पापा, हम आपके जज्बात को कोशिश करेंगे, लेकिन आप भी हमें समझें। मैं चाहती हूँ जज्बात को समझने की कोशिश करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम फिर से एक खानदान की तरह साथ रहें। उनके पापा की आंखों में कुछ नरमी आई। उन्होंने कहा, देविया, शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी शायद गलती का एहसास हुआ है। देविया ने फौरन कहा, पापा, गलती किससे नहीं होती। हम सब इंसान हैं। हमें माफ करना और एक दूसरे को समझना आना चाहिए। उनके पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा, और खुद को भी। देविया ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, अगर आप चाहें तो सब कुछ कुछ पहले जैसा हो सकता है। हम सब फिर से खुश रह सकते हैं। उन्होंने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो देविया। मैं कोशिश करूंगा। देविया ने खुशी खुशी कहा, शक्री हो जाएगा। इस दिन के बाद से वकरम के पापा का रवैया बदलने लगा। उन्होंने देविया से बात करने की कोशिश की। उन्होंने बात की कोशिश की और वकरम से भी अपने रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश की। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से नॉर्मल होने लगा, लेकिन एक चीज अब भी बाकी थी, जो देविया के दिल में खटक रही थी। वो जानना चाहती थी कि इस सब के पीछे असल वजह क्या थी। एक दिन उसने वकरम से कहा, वकरम, क्या तुमने कभी सोचा है कि पापा का ऐसा रवैया क्यों था? वकरम ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ देविया, मैं भी इसका सोचता हूं, लेकिन मैंने कभी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की। देविया ने कहा, शायद हमें उनसे बात करनी चाहिए। उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। वकरम ने इत्तेफाक में सर हिलाया और कहा, हाँ, हम कोशिश करेंगे, लेकिन शायद हमें थोड़ा वक्त देना चाहिए। देविया ने कहा, ठीक है, लेकिन हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें उनके पास रहना होगा। वकरम ने इसकी बात मान ली। उसके बात मान ली। वो दोनों मिलकर अब एक नई शुरुआत करने की तैयारी में थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये सफ़र आसान नहीं होगा। इस दौरान देविया ने महसूस किया कि उसे अपनी सास से भी बात करनी चाहिए, ताकि घर में सब कुछ नॉर्मल हो सके। देविया ने अपनी सास के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। इसकी सास अक्सर अपने कमरे में अकेली रहती थीं। उनके चेहरे पर उदासी की लकीरें साफ दिखाई देती थीं। देविया जानती थी कि उन्हें समझने के लिए उसे उनके करीब जाना होगा। उसने दरवाजा खटखटाया। सास ने आहिस्ता से कहा, कौन है? देविया ने जवाब दिया, मैं हूं मां। सास ने दरवाजा खोला और देविया को देखकर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आओ बेटी, अंदर आओ। देविया ने कमरे में दाखिल होते ही महसूस किया कि कमरे का माहौल बोझल था। दीवारों पर उनकी पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें वो अपने शौहर के साथ मुस्कुराते हुए खड़ी थीं। देविया ने उन तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ, आप उन तस्वीरों में कितनी खुश लग रही हैं। सास की आंखों में नमी आ गई।
उन्होंने आहिस्ता लहजे में कहा, वो वक्त अलग था देविया। तब सब कुछ ठीक था, सब खुश थे। देविया ने उनके पास बैठते हुए कहा, माँ, मैं जानती हूं कि कुछ चीजें बदल जाती हैं, लेकिन क्या हम इन खुशियों को वापस नहीं ला सकते? सास ने इन खुशियों को वापस नहीं ला सकते। मैं हमेशा से चाहत खुश रही, लेकिन कभी कभी हमारे काबू में नहीं होते, लेकिन कभी कभी हालात हमारे काबू में नहीं होते। देवया ने की आंखों में देखते हुए कहा, माँ, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो शायद हम इन हालात को बदल सकते हैं। पापा भी अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सास ने सर हिलाते हुए कहा, मैं जानती हूं बेटी, पर मेरे दिल में एक डर है जो मुझे चैन से जीने नहीं देता। देविया ने आस्था से पूछा, कैसा डर माँ? सास ने अपनी आवाज में दर्द को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे डर है कि अगर मैंने फिर से सब पर भरोसा किया और फिर वही सब दोहराया गया तो शायद मैं टूट जाऊंगी। देविया ने उनका हाथ थामते हुए कहा, माँ, आप अकेली नहीं हैं। हम सब आपके साथ हैं और हम सब मिलकर इस डर को दूर करेंगे। सास की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद की चमक आई। उन्होंने कहा, अगर तुम कहती हो तो मैं भी कोशिश करूंगी। देविया ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे माँ। शेयर की कि माँ, इस दिन के बाद से देविया ने अपनी सास के साथ गुजारना शुरू किया। उन्हें हंसाने की कोशिश की, उनके साथ बावर्ची खाने में खाना बनाया और धीरे धीरे उनका दिल बदलने लगा। वकरम ने भी अपने वालिद के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश की। वो अक्सर उनके साथने की कोशिश की, उनके तजुर्बात संता और उन्हें समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे खानदान के दरमियान की दूरियां कम होने लगें। घर का माहौल फिर से खुशगवार होने लगा। एक दिन जब पूरा खानदान साथ बैठा था, देविया ने हिम्मत जटाकर कहा, पापा, माँ, क्या हम एक बार फिर से इस पुराने मंदिर चलें जहां हम सब ने पहली बार साथ पूजा की थी? वकरम के पापा ने चौंकते हुए कहा। देविया ने मुस्कुराते हुए कहा, तभी वो याद है। देविया ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पापा, वो हमारी पहली पूजा थी जिसमें हम सब साथ थे और वो दिन बहुत खास था। सब ने इस ख्याल पर इत्तेफाक किया। वो सब मिलकर मंदिर जाने की तैयारी करने लगे। मंदिर पहुंचने पर पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। सब ने मिलकर पूजा की और एक नई शुरुआत की दुआ की। मंदिर से बाहर निकलते वक्त वकरम के पापा ने देविया से कहा, देविया, मुझे आज समझ आया कि तुम इस घर की असल ताकत हो। तुमने हम सबको फिर से जोड़ दिया। देविया ने नरमी से कहा, पापा, खानदान की खुशियों के लिए कुछ भी करना मेरा सादत है। इस दिन के बाद से घर में सब कुछ बदा हो गया। वकरम और दरमियान की तमाम तलखी और भी गहरा हो गया और खानदान के सिखाती है कि खानदान में बदल गई कि खानदान में गलत फहमियां और जज्बात की पेचीदगियां आ सकती हैं, लेकिन सच्चाई, सब्र और बाहमी एहतराम से ही रिश्तों को संभाला और जा सकता है।